नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोटक की हमारी जो एएमसी है उसने हाल ही में भी एक नया एनएफओ लॉन्च करा है जिसका नाम है कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड। इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी कि एक्चुअल में किन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, अपना पैसे को होल्ड करते हो, तो यहाँ पे कितना आपको रिस्क देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर में आपको कितनी ग्रोथ यहाँ पे मिल सकती है। तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड। अगर हम इस फंड की बात करें दोस्तों, इस एनएफओ की बात करें तो 10 जून को क्या हुआ है, ये लॉन्च हुआ है। इसकी एक्सपायरी कब तक की है, ये क्लोज होगा आपका 24 जून को। ठीक है, कहने का मतलब है 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 24 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर अभी भी हम देखें तो दोस्तों 3 दिन आपके पास है। अगर इन 3 दिनों के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे मान लीजिए जितने भी पैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 10 रुपए के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होंगे। ठीक है, जब भी मार्केट में कोई नया एनएफओ आता है, क्या होता है, जब भी जैसे मान लीजिए कोई एएमसी है, जब भी कोई एएमसी पर्टिकुलर अपना फंड मार्केट में लॉन्च करती है तो उस टाइम जो लॉन्चिंग का उसका प्राइस होता है, जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को बोलते हैं इश्यू प्राइस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इश्यू प्राइस। अब इश्यू प्राइस क्या होता है, इश्यू प्राइस जो स्टार्टिंग का होता है वो 10 रुपए का होता है। मोस्टली 99% लोग इसको एनएवी मानते हैं, लेकिन ये एनएवी अलग होती है, इश्यू प्राइस अलग होता है। इसको इश्यू प्राइस इसलिए बोला जाता है बिकॉज क्या एएमसी अपना फंड है वो लॉन्च कर रही है, लॉन्चिंग के टाइम पे जो प्राइस होता है वो इश्यू प्राइस होता है, ना कि वो एनएवी होती है। एनएवी प्राइस क्या होती है, जो मार्केट में रेगुलर बेस पे चेंज होती है, उसको हम एनएवी प्राइस बोलते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो 10 रुपए के हिसाब से क्या होगा, आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे। जैसे ही ये टाइम पीरियड क्लोज हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, जितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा वो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है, उसकी कैलकुलेशन करी जाएगी। फिर जब ये नॉर्मली सभी पब्लिक के लिए, सभी इन्वेस्टर के लिए ओपन होगा मार्केट में, तब क्या होगा, वो जिस वैल्यू पे सेल होगा, ठीक है, वो किस वैल्यू पे सेल होगा, वो एनएवी वैल्यू होगी। उस टाइम मार्केट की जो भी एनएवी रहेगी वो उस हिसाब से होगा। वो डिपेंड करता है कि इस फंड के अंदर, इस एनएफओ के अंदर कितने इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट करा है। तो यहां तक की गणित आपको समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है, अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, या तो आप एसआईपी कर सकते हो, आप लमसम कर सकते हो। अगर आप एसआईपी लमसम करते हो तो आपको जो यूनिट अलॉट होंगे दोस्तों, वो कब तक होंगे, आपके डैशबोर्ड में कब तक शो होगा, 1 जुलाई तक वो शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिनिमम 100 रुपए की एसआईपी कर सकते हो और 100 रुपए का आप लमसम कर सकते हो। तो यहाँ तक का तो आपको पता पड़ गया। लेकिन बात ये आती है कि जब भी कोई एनएफओ मार्केट में लॉन्च होता है तो देखो एनएफओ के ऊपर कंप्लीट रिसर्च करी जाती है और 2 चीजें देखी जाती है। पहली चीज तो ये है कि एनएफओ कौन सी एएमसी ने लॉन्च करा है, तो एएमसी के बारे में हमको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में एएमसी कैसी है। दूसरी, जो एनएफओ मार्केट में लॉन्च हुआ है वो एनएफओ कैसा है, फ्यूचर में हमको बेटर रिटर्न बना के देगा या नहीं। तो चलिए यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करें अगर एएमसी की, तो इंडिया के अंदर अगर दोस्तों इस एएमसी का हम रैंक देखें तो इंडिया के अंदर जो ये रैंक है वो है 5वें नंबर पे। कोटक की बात करें दोस्तों, कोटक की बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर हम कोटक के टोटल स्कीम्स की देखें म्यूचुअल फंड के अंदर, तो टोटल इसकी जो आपको स्कीम देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी 65 स्कीम। अब आप ये चीज देखो, कोटक एक अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे इंडिया में आपको रैंक दिख जाएगा इसका 5वें नंबर में। और म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें तो टोटल कितनी स्कीम्स है इसके अंदर, 65 स्कीम। तो यहाँ से आपको पता पड़ रहा होगा कि 65 स्कीम्स के साथ में भी, जब इतनी सारी स्कीम ऑलरेडी मार्केट में, उसके बाद भी अगर कोई एएमसी अपना नया फंड है मार्केट में लॉन्च करती है तो वो कितनी स्टेबल है, कितनी पावरफुल है एंड वो कितनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मार्केट में नया फंड लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम बात करें कोटक की, हमारी जो एएमसी है, टोटल इनका एयूएम कितना है, तो टोटल एयूएम की बात करें तो वो है इनका 4,17,984 करोड़ का। तो एयूएम की बात करें तो दोस्तों एयूएम भी यहाँ पे काफी बड़ा मिल जाता है हमको देखने को। बात आती है कि सर एएमसी तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्टेबल एएमसी है। बात करते हैं एनएफओ की कि एक्चुअल में ये एनएफओ कैसा है, हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। देखो, अगर हम बात करें स्पेशल अपॉर्चुनिटी, स्पेशल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है दोस्तों, अगर हम देश की अर्थव्यवस्था देखें, अर्थव्यवस्था में रेगुलर बेस में क्या होते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं।
अगर उस बदलाव में ही हम क्या कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट कर दें, तो क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी। जैसे मान लीजिए आज आप मार्केट का एनालिसिस करोगे, आज अगर आप देखो कि मार्केट नेगेटिव जा रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, जितने भी लमसम करने वाले इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेंगे, जितने भी इन्वेस्टर है जिनको लमसम करना है वो अपना लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिससे सेम डे की एनएवी अलॉट हो सके। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या है, उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी बनी है कि भैया मार्केट डाउन है तो हमको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, आज मार्केट डाउन नहीं है, मैं सिंपली आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसे ही क्या होता है दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर, इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहली चीज तो ये फंड है। ठीक है, ये है थीमेटिक फंड। अब थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं, थीमेटिक फंड्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर किसी थीम पे वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मकान बनाने का काम है कि मकान बनाना है, अब थीम क्या हो गई, मकान बनाना। मकान बनाने के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, वो सभी चीजें क्या है, जितनी भी चीजें आएंगी वो सारे सेक्टर के अंदर यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर थीमेटिक फंड्स की यहाँ पे बात करें तो कुछ कुछ ये दोस्तों आपको मल्टी कैप की तरह दिखेगा, बिकॉज आपका पैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट हो रहा है, मिड कैप में भी इन्वेस्ट हो रहा है और स्मॉल कैप में भी यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अगर बात करें आपका टोटल जो पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो टोटल आपका जो पैसा है वो इक्विटी में या इक्विटी से रिलेटेड जितनी भी प्रतिभूतियां होती हैं वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा 100%। ठीक है, तो यहां तक की बात करें, देखो क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको बेटर रिटर्न बना के देते हैं वो इक्विटी वाले फंड्स बना के देते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, और दूसरी चीज है इक्विटी के अंदर आपका 100% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब बात ये आती है कि सर पहले तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, इसको थोड़ा क्लियरफाई करो कि एक्चुअल में हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सेक्टर बता देता हूँ। देखो पहली चीज तो अगर हम बात करें डिफेंस की, जैसे मान लीजिए भारत सरकार है, उनने ये फैसला लिया है कि हमारे जो सैनिक हैं, अब जो भी हम जितनी भी लड़ाइयां होंगी उसमें जो भी हथियार रहेंगे वो उनका जो मैन्युफैक्चर रहेगा इंडिया का रहेगा। मतलब बाहर से हम औजार नहीं मंगाएंगे, बाहर से हथियार नहीं मंगाएंगे, जितने भी हथियार रहेंगे वो इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करेगा और उन्हीं हथियार से क्या करेगा, युद्ध में लड़ाई करेगा। तो यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर है उसमें क्या चीज हो रहा है, उसमें क्या बदलाव हो रहा है, उसमें बदलाव ये हो रहा है कि जब भारत में ही सारे के सारे हथियार है उनका मैन्युफैक्चर होगा, तो यहाँ पे क्या है, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है वो काफी ज्यादा ग्रोथ करेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा। अगर हम बात करें डिफेंस से एक्सपोर्ट की तो है 334% का, 334% का है। अगर इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 70% का है। तो यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि अगर मान लीजिए आधुनिक भारत बन रहा है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए डिफेंस की मैंने बात करी, डिफेंस में मान लीजिए कि भारत सरकार ने बोल दिया कि जितने भी हथियार बनेंगे इंडिया में बनेंगे और उन्हीं हथियार से हम युद्ध लड़ेंगे, तो क्या होगा, पहली चीज तो है यहाँ पे देख लीजिए जो इंपोर्ट है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा और भारत में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है काफी ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए क्या होगा दोस्तों, जब मैन्युफैक्चर बढ़ेगा तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी का मतलब यही है, ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना जहां पे ग्रोथ मिलने वाली हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होगा। अगर आप आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा जो सेक्टर में इन्वेस्ट होगा वो होगा, देखो एक तो कॉर्पोरेट में होगा, सरकारी नीति में होगा, टेक्नोलॉजी में होगा, इनोवेशन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो कैसे होगा, अब क्या करेगा, जो फंड मैनेजर रहता है दोस्तों वो रिसर्च करेगा बॉटम अप से। अब बॉटम अप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 तरीके के रिसर्च देखने को मिलेंगे। बॉटम अप का मतलब ये होता है कि 3 तरीके की रिसर्च होगी। पहली रिसर्च तो ये होगी कि पोर्टफोलियो में जिस भी स्टॉक को शामिल करा जा रहा है उस स्टॉक के बारे में कंप्लीट रिसर्च करी जाएगी कि अगर एक्चुअल में इस फंड में अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करा जाता है तो फ्यूचर में हमको कितनी ग्रोथ यहाँ पे मिल सकती है। दूसरा क्या होगा, स्टॉक के बारे में एनालिसिस होगा। अगर यहाँ से स्टॉक आपका बढ़िया निकलता है तो कंप्लीट वो स्टॉक किस सेक्टर का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फार्मा का कोई स्टॉक है तो उस स्टॉक के बारे में कंप्लीट रिसर्च होगी। अगर वो रिसर्च बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, फार्मा सेक्टर में आएंगे, जो भी सेक्टर का जो स्टॉक होगा उस सेक्टर की रिसर्च होगी। जब दोनों ही प्रॉपर तरीके से हमको लगेगा, फंड मैनेजर को लगेगा कि फ्यूचर में हमको ग्रोथ बना के दे सकता है, उसके बाद क्या होगा, तीसरे नंबर पे उसका वैल्यूएशन होगा, वैल्यू का, कि अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो में
अगर फंड मैनेजर उस स्टॉक को शामिल करता है तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, वो किस वैल्यू में हमारे पोर्टफोलियो में शामिल होने में राजी हो सकता है। तो यहाँ पे इतनी प्रकार की रिसर्च होगी, देन क्या होगा आपके पोर्टफोलियो में जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जो अभी मैंने आपको सेक्टर बताए वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे बात निकल के ये आती है, पहली चीज तो अगर कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहली चीज तो ये है दोस्तों, यहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिलेगा। रिस्क यहाँ पे आपको इसलिए देखने को मिलेगा बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें, थीमेटिक फंड है जो पर्टिकुलर किसी थीम पे वर्क करता है, और यहाँ पे जो थीम है दोस्तों वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। इसलिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रोथ की संभावना है अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो। लेकिन अपना विजन यही रखना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे मौका मिला है, मैंने आपको डिफेंस वाला एग्जांपल दे ही दिया है। अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया के मैन्युफैक्चरर की, तो यहाँ पे देख लीजिए सब्सिडी है दोस्तों वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर इंपोर्ट की बात करें तो वो कम हो चुका है, एक्सपोर्ट की बात करें तो वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। तो एक ही अपॉर्चुनिटी है जिससे क्या होगा, हमारे भारत देश है उसमें जो नए नए उद्योग है उनका विकास होगा, नए नए छोटे छोटे उद्योग खुलेंगे, और काफी मैन्युफैक्चर को लेके दोस्तों जितने भी मैंने यहाँ पे सेक्टर बताए उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छा दोस्तों ये एनएफओ है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो इजीली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात आती है सर एक्सिट लोड की। अब एक्सिट लोड का इसका जो पैटर्न है दोस्तों वो इस तरीके से है, अगर एक साल के अंदर अगर आप 10% से ज्यादा यूनिट अगर आप आपके विड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपको 1% का एक्सिट लोड पे करना पड़ेगा। अगर 10% से ज्यादा यूनिट निकालते हो एक साल के अंदर तो 1% का एक्सिट लोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। तो कंप्लीट दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो इजीली यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सर हमको एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एनएफओ हैं वो अच्छे होते हैं और सारे के सारे एनएफओ है वो खराब होते हैं। एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना वो डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो हाल ही में अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, अगर वो भिड़ते के साथ ही एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं उसको लॉस हो सकता है। बिकॉज क्या होता है, अगर आप पर्टिकुलर किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे कंप्लीट फंडामेंटल होता है, 5 साल 10 साल 15 साल का प्रीवियस का डेटा होता है जिसको आप एनालिसिस कर सकते हो, फंड का फंडामेंटल चेक कर सकते हो। लेकिन एनएफओ के बारे में बात करें तो एनएफओ के बारे में इतना सब कुछ जानने को हमारे पास नहीं होता है, बस थोड़ा एएमसी के बारे में हम जान सकते हैं, और जो एनएफओ किस सेक्टर का है, एनएफओ का गोल क्या है, उस चीज को हम रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज दोस्तों रह गई है फंड मैनेजर की। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 2 फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे, और दोनों की दोनों जो फंड मैनेजर हैं वो वेल क्वालिफिकेशन वाले हैं, और इजीली वो उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, और काफी म्यूचुअल फंड में वो फंड मैनेजर के रूप में कार्य भी कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप आपका पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट होगा, और फ्यूचर में आपको अधिक से अधिक यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।